जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो से हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में आपकी जो किताब है अव्यक्तों और माध्यम की, ठीक है, ये वाली जो आपकी किताब है, इस किताब से अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बच्चों डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए, मेनली आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की तो अराउंड 5 से 6 चैप्टर हैं। ठीक है ना, तो यानी कि आने वाले 5 से 6 दिन में हम आपकी इस किताब का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, और ये हमारा सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसीलिए हमारा आज का जो चैप्टर है वो एकदम इजी सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, चैप्टर नंबर है आपका 3rd। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के हम उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो ज्यादातर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आप 10 ईयर उठा के देख लेना, 10 ईयर के बोर्ड के एग्जाम को, प्रीवियस ईयर के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा हाईली चांस हो जाते हैं बच्चों कि जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे उसके आपके एग्जाम में आने के। तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप समझिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर आपको अपना पूरा सिलेबस देखना है अव्यक्तों माध्यम का, तो आपको आई बटन में यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप देख लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लेके मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपकी जो आंसर कॉपी होगी ना, आंसर शीट भी होती है, उस तरीके का एक फॉर्मेट बना रखा है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है ना, 3 मार्क्स में आपको आंसर कैसे लिखना होगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा अच्छी तरीके। ओके, सबसे पहला प्रश्न जो कि आप सभी बच्चों को आता भी होगा, प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, ठीक है, एवं इसके विकास का वर्णन कीजिए। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या है एवं ये कैसे विकसित हुई थी, समझाइए। ठीक है ना बच्चों, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली का ही दूसरा नाम होता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। ठीक है, ये प्रश्न ज्यादातर पूछा गया, इसीलिए पहले ही मैंने ये प्रश्न ले लिया। ओके, पहले हम ये समझते हैं कि भाई उल्टा पिरामिड शैली आखिर होती क्या है। तो बेसिकली ये समाचार लेखन की, उल्टा पिरामिड शैली जो है, ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली होती है। यानी कि अगर आप समाचार कोई न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें ज्यादातर जिस शैली का उपयोग किया जाता है वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है ना, अब ये जो शैली होती है, जैसे आपने कोई कहानी देखी होगी, कोई कथा देखी होगी, तो उसमें जो एक क्लाइमेक्स होता है, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो सूचना होता है, जो क्लाइमेक्स होता है कहानी या फिर कोई कथा जो होती है, ठीक है ना, वो कहाँ होता है, सबसे निचले हिस्से में होता है। ठीक है ना, सबसे आखिरी में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, ये इस पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में आता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये है एक एग्जाम्पल कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, जो भी सूचना रहेगी, यानी जो भी क्लाइमेक्स रहेगा, वो इस पिरामिड के इंट्रो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कोई घटना घटी तो क्या थी, कौन, कहां और कब हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि मुखड़ा आ जाता है इसमें। दूसरे पे आ जाती है बच्चों बॉडी, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण से कुछ कम महत्वपूर्ण हो, और तीसरे में सबसे नीचे आ जाता है बच्चों सबसे कम महत्वपूर्ण बात। तो इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ओके, अब हमें कब इसकी जरूरत पड़ी विकसित करने की, तो बेसिकली इसका विकास हुआ था 19वीं शताब्दी में। हालांकि शुरुआत तो हो गई थी 19वीं शताब्दी के मध्य में, लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तब ये ज्यादा विकसित हुई। क्यों भाई, क्योंकि उस समय क्या होता था, जैसे युद्ध हो रहा है तो आप ऐसे तो बताएंगे नहीं कि युद्ध में जो है उन्होंने ऐसे बोला और आखिरी में जाके जैसे पूरी कहानी सुनाई और आखिरी में जाके आपने क्लाइमेक्स बताया, ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि टाइम किसी के पास में होता नहीं था। तो इसीलिए जो संवाददाता होते थे वो क्या करते थे, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती थी उसे 2-3 लाइन में दे देते थे और उसके बाद में जो बाकी की जानकारी है ना वो दिया करते। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ओके बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 1 हमारा यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा। मेनली क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, ठीक है, तथा भारत एवं विश्व में इसका कौन सा दौर चल रहा है। अभी देखना, मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा इसी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, आइए कैसे समझते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब क्या है, बेसिकली इंटरनेट पे जो समाचार पत्रिका प्रकाशन, यानी कि हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता है, ठीक है ना, कागज वाला, तो वही न्यूज़पेपर की बातें जो है जब हम इंटरनेट पे देखते हैं, अपने फोन पे देखते हैं, ठीक है, हम जो न्यूज है वो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स के माध्यम से देख लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरनेट
पत्रकारिता, ठीक है ना। अब इस इंटरनेट पत्रकारिता में होता क्या है कि हम बहुत सारे समाचारों को, बहुत सारे लेखों को, चर्चाओं को, बहस जो होती है, फीचर, झलकियां जो होती है, ठीक है ना, अन्य जो चीजें उसका अनुभव खुद करते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। अब याद रखिएगा, इंटरनेट पत्रकारिता का ही दूसरा नाम होता है वेब पत्रकारिता। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि वेब पत्रकारिता क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, जो यहाँ पे मैंने ये 4 लाइन में आपको लिखवाया है ना, बस यही आपको लिखना, ठीक है। समझ में आ गया इंटरनेट या फिर वेब पत्रकारिता क्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भारत एवं विश्व में इसका कौन सा दौर चल रहा है। तो अब देखो आपके यहाँ पे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू क्या है कि विश्व स्तर पर वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो सबसे पहला तीसरा दौर चल रहा है विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता। और पूछा जाएगा भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो दूसरा चल रहा है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ था, तो ये 1993 में हुआ था और दूसरा 2003 में हुआ था बेसिक, ठीक है। तो एमसीक्यू जैसे आपका 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है ना बच्चों, आ रहा है अच्छे तरीके से समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम यानी कि जो मुद्रित माध्यम होता है, इसकी खूबियां का मतलब होता है बेसिकली इसके पॉजिटिव यानी कि एक तरीके से विशेषताएं, और खामियां मतलब इसकी जो कमियां हैं वो हमें बतानी। तो पहले हम बात करेंगे कि जनसंचार माध्यम में जो प्रिंट माध्यम इसकी खूबियां क्या होती है, ठीक है। तो खूबियां कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली इसकी जो खूबी है वो ये है कि इसमें जो भी शब्द होता है वो लिखा हुआ होता है हमारे पास में। तो लिखे हुए शब्द को अगर हम जब पढ़ते हैं तो एक बार में नहीं समझ पाते। जैसे आपकी किताब है, उसमें लिखा हुआ शब्द है, अगर आप उसे नहीं पढ़ पाते तो आप क्या करते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं और आप दोबारा से उसे समझ जाते हैं, ठीक है। आप उसे तब तक पढ़ना नहीं छोड़ते जब तक आप उसे संतुष्ट नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो ये बहुत इसकी बड़ी विशेषता है भाई। दूसरा ये है कि जब कभी भी आप पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे में कभी कभार कुछ जटिल शब्द आ जाते हैं, तो जटिल शब्द को आप आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं, जो शब्दकोश है। जैसे इंग्लिश में आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई निबंध वगैरह पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ डिबेट भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी निकालेंगे, उसके वर्ड का मीनिंग देखेंगे और समझ जाएंगे। तो ये लिखित माध्यम की बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा ये है कि किसी भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले, ठीक है ना, अपनी रुचि के अनुसार पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो न्यूज़पेपर लेता है, ठीक है। अब उसको ज्यादातर पढ़नी है स्पोर्ट्स की न्यूज, तो पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे नहीं है, अगर तीसरे पेज पे दी हुई है तो दूसरे पेज को बाद में पढ़ लेगा, पहले तीसरे पेज पे स्पोर्ट्स न्यूज को पढ़ेगा। किसी को बिजनेस न्यूज अच्छी लगती है तो वो बिजनेस न्यूज को पहले पढ़ेगा, ठीक है। किसी को डिबेट या फिर पॉलिटिकल न्यूज अच्छी लगती है तो वो पहले पॉलिटिकल न्यूज को पढ़ेगा, यानी कि वो अपनी रुचि के अनुसार बाद में और पहले किसी भी खबर को पढ़ सकता है, ठीक। अब देखिए चौथा क्या कहता है कि किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत सही है, क्योंकि आप चाहे किसी भी धर्म में देख लेना, उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं आज भी आपको वो सुरक्षित देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ तो उसमें जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, ठीक है ना, जो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद, तो ये अभी भी सुरक्षित है। इसी तरीके से हमारा भारतीय संविधान ये भी सुरक्षित है। तो हम लिखी हुई सामग्री को सुरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। और पांचवा सबसे बहुत जरूरी है कि अगर मुद्रित माध्यम बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि इसके लेखन के समय मुद्रित माध्यम की भाषा अच्छी रखी जाती है, व्याकरण अच्छा उपयोग किया जाता है, शैली अच्छी उपयोग की जाती है, समय सीमा सही रखी जाती है, जो मेन तत्व होते हैं उस पर अच्छा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए मुद्रित माध्यम तेजी से विकसित होता है, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है मुद्रित माध्यम की खूबियों के बारे में। ओके, अब को देखो खूबियों में ना, जब 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा खूबियां और खामियां, तो आपको ज्यादा नहीं 3 लिख देनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 लिख देनी है, ठीक है, इनमें से कोई भी 3। अब फिर आपके इसके बाद में आप इसकी खामियां लिख देना, क्या क्या खामियां यानी कि कमियां क्या है। तो सबसे पहली कमी इसकी ये है भाई कि जो निरक्षर है यानी कि जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए अनुपयोगी है भाई। जिसे पढ़ना ही नहीं आता उसके लिए क्या अखबार, क्या उपन्यास, क्या किताब है, कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए। तो ये माध्यम उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे कोई खबर आती है, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो उसके लिए उस खबर का कोई मायने ही नहीं रहेगा उस चीज का, ठीक है। दूसरा, टीवी तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे टीवी होता है, रेडियो होता है, तो उसमें जल्दी जल्दी बोल देते कोई भी घटना घटती है, लेकिन
मुद्रित माध्यम में घटना जो है वो आपको अगले दिन देखने को मिलेगी या फिर 2 दिन 3 दिन के बाद में देखने को मिलेगी उस अखबार में। ठीक है। तीसरा क्या है कि एक निश्चित अवधि अर्थात 24 घंटे में या तो एक बार आपको घटना बताएगा, ठीक है, या फिर सप्ताह में एक बार घटना बताएगा, या फिर कुछ मैगजीन्स होती हैं जो एक महीने में एक ही बार प्रकाशित होती है। तो ऐसे जो है वो डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन कुछ समय के पश्चात आपको घटना के बारे में पता चलता है। ठीक है। चौथा ये है कि प्रकाशन के लिए डेडलाइन यानी कि एक निश्चित समय सीमा होती है, यानी कि ये जो मुद्रित माध्यम होते हैं इनके प्रकाशन के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन बोला जाता है। ठीक है। पांचवा, महत्व एवं जगह की उपलब्धता के अनुसार किसी भी खबर को स्थान दिया जाता है, यानी कि जो खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे अखबार के पहले पेज पे और जो कम महत्वपूर्ण है उसे अखबार के सबसे आखिरी पेज पे, मतलब ऐसे से बांट दिया जाता है। ठीक है। और छठा कि मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर छपने के बाद उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। अगर दूर करना है तो हमें उस छपाई को रोक कर दोबारा से उसे बेसिकली एडिट करना होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं मुद्रित माध्यम की जो कि मुझे लगता है ऐसा है। ठीक है ना। तो इसमें से भी आपको क्या करना है, मात्र कोई 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। 3 पॉइंट इसमें से मान लीजिए पहला आपने एक ये ले लिया, दूसरा आपने एक ये ले लिया और तीसरा एक ये ले लिया, ज्यादा हो तो एक ये वाला भी लिख लेना, बस ज्यादा ज्यादा ये 4 पॉइंट। ठीक है ना। और इस तरीके से आपका जो आंसर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मुद्रित माध्यम की खूबियां और इसकी खामियां क्या है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में रेडियो माध्यम की खूबियां तथा खामियां। अब देखिए जो रेडियो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कमियां हैं, अब हम इसे समझते हैं। चलिए, रेडियो माध्यम की खूबियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली इसकी जो खूबी है वो ये है कि इसके माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्दों एवं संगीत से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। ठीक है ना। रेडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मों में भी, सीरियल्स में भी देखा है, नॉर्मली आप देखते भी हैं। ठीक है। जैसे फोन का रेडियो है तो वो भी यही तो दिखाता है। नॉर्मली रेडियो को जो बाजा टाइप में जो होता है ना, पुराने जमाने पे होता था। आजकल तो फोन आ गया है तो रेडियो की उसने जगह ले ली है। ठीक है ना। बहुत कम रेडियो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब रेडियो शुरुआत में शुरू हुआ था तो ध्वनि, स्वर, शब्द एवं संगीत के माध्यम से वो मनोरंजन भी उन्हें प्राप्त होता था। साथ ही इस पे न्यूज वगैरह सुन लेते थे और कुछ ज्ञानवर्धक जो कहानियां थी, ज्ञान की बातें जो थी वो भी इसमें सुनाई देती थी। ठीक है ना। दूसरा, रेडियो में सुनने की उन्मुखता यानी कि स्वतंत्रता होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसमें किसी भी तरीके का जो भी रेडियो पे चल रहा होता है वो अपने अनुसार चीजों को सुन सकता है। ठीक है। तीसरा, यह बाकी माध्यमों से काफी सस्ता माध्यम है। एक आपने बाजा खरीद लिया 500 रुपए का, ठीक है, और उस बाजे में आपने एक सेल डाल दिया, ठीक है, 20 से 30 रुपए का एक सेल आता है वो आपने डाल दिया, बस अब जब तक आपका सेल चलेगा तब तक आपका बाजा चलता रहेगा। अब इसके लिए आपको किसी बैटरी उटरी के चार्ज करने की जरूरत नहीं है। वहीं आप मुद्रित माध्यम को रोज रोज खरीदोगे। ठीक है ना। यानी कि ये सस्ता माध्यम है एक तरीके। ठीक। चौथा ये है कि जो लोग अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी इसका आनंद ले सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। कैसे? शब्दों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। ओके। पांचवा ये कि रेडियो के माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम जो वो आसानी से सुने जा सकते हैं। ये तो है ही भाई कि दूर दराज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और कहीं पे जाम वगैरह लगा है तो उसकी जानकारी जो है वो रेडियो के माध्यम से सभी को मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो आपको करना क्या है, इसमें से कोई 3 से 4 पॉइंट आप लिख देंगे रेडियो माध्यम की खूबियों के बारे में। ठीक है। और जब बात आएगी इसकी खामियों की, यानी कि इसकी जो कमियां हैं, तो सबसे पहली बात यह आएगी कि यह एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता। यानी कि जैसे आपका जो मुद्रित माध्यम होता है उसमें लिखी हुई बातें होती हैं तो आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक रेखीय माध्यम है जिसमें एक बार जो शब्द चला गया, उसने कुछ भी बोला, अगर आप उसे नहीं समझ पाए तो वो दोबारा तो बोलेगा नहीं, यानी कि वो पीछे नहीं लौट पाता है। ठीक। दूसरा ये कि कई बार रेडियो कार्यक्रम एवं समाचार बुलेटिनों की अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी के टाइम पे आप देख लो, जहाँ पे इंटरनेट या फिर टेलीविजन नहीं है, तो वहां पे जब भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फिर T20 होता है, तो बहुत सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं जो कि बेसिकली रेडियो के माध्यम से ही उसे सुनते हैं, तो वो ज्यादातर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है ना। और कई बार ये लेट भी हो जाता है, कोई भी समाचार या फिर कोई भी कार्यक्रम थोड़ा लेट भी हो जाता है। ठीक। तीसरा क्या है कि रेडियो से अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते क्योंकि ये उबाऊ हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कोई कार्यक्रम है 1 घंटे का, ठीक है, मैक्सिमम बंदा सुनेगा ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट सुन सकता है। 1 घंटा तो बहुत कम हो, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी कि लंबे समय के जो कार्यक्रम वो नहीं दिखा सकते। ठीक है। चौथा, इसमें बोलचाल की भाषा के प्रयोग से
भाषा के विस्तार व विकास की संभावना नहीं रहती। यानी कि इसमें आम बोलचाल की आम बोलचाल की जो भाषा है इसका उपयोग होता है, इसीलिए एक ऑफिशियली जो भाषा है उसका उपयोग नहीं हो पाता है यहाँ पे। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है कि इसके माध्यम से श्रोताओं को बांध कर रखना काफी कठिन होता है, क्योंकि श्रोता अपनी मनमर्जी के अनुसार कभी भी इसको छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो फिर से वही करना है, 3 से 4 पॉइंट आपको इसके लिख देने बस। ओके, रेडियो माध्यम की खूबियां क्या हैं, 3 से 4, रेडियो माध्यम की खामियां क्या हैं, 3 से 4 यहाँ पे आप लिखें। ठीक है बच्चों, तो आई होप अभी तक के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। अभी तक की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, और कमेंट में आप सभी मुझे अपना आंसर देके जाना कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, और जो हमारा 12th क्लास के हिंदी का बेसिकली टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जरूर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में पूछा गया है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए टेलीविजन माध्यम की खूबियां तथा खामियां लिखिए। ये तीनों ही, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो मुद्रित, ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, रेडियो, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। अब बचता है टेलीविजन। ठीक है, अभी ये टेलीविजन है। ओके, टेलीविजन भी आपसे पूछा जा चुका है। अभी तक जो नहीं पूछा गया है वो इंटरनेट नहीं पूछा गया, तो ज्यादातर हाईली चांसेस है बच्चों इंटरनेट के आने के। तो इंटरनेट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टेलीविजन को समझ। ठीक है, तो टेलीविजन की कुछ खूबियां हैं, यानी कि कुछ इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता टेलीविजन की वो ये है कि भाई टीवी के माध्यम से विश्व भर में कहीं पर भी कोई भी घटना घट रही हो उसका हम सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी घटना कहीं भी घट रही है, कोई मैच खेल रहा है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं कुछ चल रहा है, घटना हो रही है, वो सारी चीजें हम घर बैठे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही टीवी जो है वो मनोरंजन का भी एक बहुत अच्छा साधन है और ज्ञान उपयोग करने का भी। जैसे न्यूज पे आप देखते हैं डिबेट होती रहती है, तो ये ज्ञान प्राप्त करने का भी एक साधन है। ओके, तीसरा कि इसमें देखने व सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। ठीक है, रेडियो में क्या होता था, केवल सुनने का आनंद होता था, लेकिन टेलीविजन में हम चीजों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं और उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, चौथा क्या है कि इसके माध्यम से साक्षर और जो निरक्षर लोग हैं ये दोनों ही लोग कार्यक्रम को देख व सुन सकते हैं। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, दोनों तरीके के लोग इन कार्यक्रम को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, पांचवा ये है कि टीवी में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्य तस्वीरों का महत्व देखो होता है। यानी कि टीवी जो होती है ना उसमें मेनली जो बात होती है वो शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा किसकी बात होती है, जो दृश्य होते हैं उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो टेलीविजन माध्यम के बारे में आपको क्या करना है, इसमें से वही फिर से 3 से 4 पॉइंट आपको इसमें से लिख देने। ठीक है ना, आप देख लीजिए कौन से आपको याद करने हैं। फिर दूसरा जो है वो टेलीविजन के हमें खामियां बतानी है, टेलीविजन की कमियां बतानी है। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी एक समय सीमा होती है, यह भी एक रेखीय माध्यम है। जैसे मान लेते कोई न्यूज चल रही है तो उसकी एक समय सीमा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट चलेगी, कोई सीरियल चल रहा है ज्यादा 1 घंटा, कोई मूवी चली तो 3 घंटा। और 1 सेकंड भी अगर आपने मिस कर दिया, 1 सेकंड भी अगर आपने मिस कर दिया तो आप उसे दोबारा नहीं देख सकते। ठीक है ना, रेडियो की तरह ये भी एक क्या है, रेखीय माध्यम ही है। ठीक है, वापस इसे आप दोबारा नहीं दे सकते। दूसरा ये कि टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधे रखना कठिन कार्य होता है, क्योंकि टीवी है तो सिंपल सी बात है वो अपना काम भी करते रहेंगे और टीवी देखते सुनते रहेंगे, तो बांधना काफी कठिन होता है। ठीक, तीसरा, टीवी में दृश्य श्रव्य विजुअल व शब्द वाइट्स में संतुलन बनाना कठिन होता है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि टेलीविजन माध्यम की खामियां निम्नलिखित हैं। अगर मैं ये जब बोल रहा हूँ कि टेलीविजन माध्यम की खामियां निम्नलिखित है और मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस बात को, तो ये बात क्या दर्शाती है कि मेरा जो बोलना है और जो विजुअल है, जो दृश्य है, उनका मेल नहीं खा रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसका संतुलन बनाना कठिन होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो संतुलन अच्छा बना हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें डायलॉग को हीरो जो है वो पहले बोल रहा है और सुनाई बाद में दे रहा है, जब तक वो दूसरी बात बोल देता है, तो ये इसका संतुलन बनाना जरूरी होता है। ठीक है, चौथा, कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज का सीधा प्रसारण सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई कहीं पे आतंकवाद का हमला हो रहा है और ऐसे में किसी धर्म को लेके उसने कुछ बात कह दी, तो जो बंदा उस धर्म का होगा वो उत्तेजित हो जाएगा और वो भी ऐसे ही काम करने लगेगा। ठीक है, पांचवा ये है कि टीवी के माध्यम से नग्नपन, हिंसा व रोमांस को प्रोत्साहन दिया जाता है,
जिसकी वजह से आज हमारी पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है, ठीक है, और भाषा के विस्तार की संभावना कम होती जा रही है। टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रख के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जो कि किसी विशेष दशक के लिए होते हैं, ये टाइप्ड होते हैं, इसीलिए जो भी इसमें दिखाया जाता है वो पूर्ण तरीके से लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, यानी कि ये टाइप्ड होते हैं जो कि ज्यादातर मुनाफे कमाने के लिए यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये इसकी खामियां होगी। तो करना क्या है, आपने आपने 3 से 4 खूबियां लिख देनी है और 3 से 4 जो है वो आपने इसमें से खामियां लिख देनी। ओके बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 3 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है, मेनली आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या है। पेन चेंज करूं क्या एक बार? हाँ, समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बुनियादी बात को हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी ट्रिपल स्पेस में टाइप्ड करते हुए दोनों ओर हाशिए छोड़ें, एक पंक्ति में 12-13 शब्दों से अधिक ना हो और पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग ना करें। इसका मतलब समझे, जैसे मान लीजिए आपकी ये आंसर शीट है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी समाचार लिखा जाएगा तो एक जो कॉपी है समाचार लेखन की वो कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रिपल स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों ओर हाशिया छोड़ना है, यानी कि आपको एक तो यहाँ पे हाशिया छोड़ना है और एक हाशिया इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे छोड़ना, और एक पूरी की पूरी इस लाइन में ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 शब्द आपको लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 से 13, ठीक है। ये बात है पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि समाचार कॉपी जो रहती है यानी कि समाचार लेखन में आप जटिल शब्द का उपयोग ज्यादा ना करें, ठीक है ना, और जितना हो सके आसान भाषा का उपयोग करें, ठीक है। लंबे अंकों को तथा दिनांकों को शब्दों में लिखें, यानी कि जो लंबे अंक होते हैं और जो दिनांक होते हैं उन्हें आप शब्दों में लिखें ताकि लोग उसे अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे मान लेते हैं मैंने ये संख्या लिख दी, ठीक है, अब कई लोग जो है वो इससे जल्दी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और इन शब्दों की जगह यानी जो अंक है इसकी जगह मैं ये लिख दूं कि 1,00,000, ठीक है ना। तो समाचार में सभी अच्छे तरीके से समझ जाएगा यार 1,00,000 लिखा है, लेकिन इसको समझने में उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि लंबे जो अंक हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक। तीसरी बात क्या आती है कि निम्नलिखित क्रमांक, अधोच्चारित, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वोक्त जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। यानी कि निम्नलिखित हो गया, मतलब ये कुछ शब्द जो है वो हमें समाचार लेखन में ज्यादातर उपयोग नहीं करने चाहिए, हमें अपनी जो बात है उसे समझाने पर फोकस करना है, ठीक है। फिर चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है कि समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बोलचाल के लिए न्यूज को और अच्छा बनाने के लिए नॉर्मली जो हमारी भाषा होती है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि लोग आसान तरीके से समाचार को समझ सकें, ठीक है ना। आगे समझ में, सबसे पहली बात क्या कहती है कि साफ सुथरी कॉपी हो, ठीक है, दोनों ओर हाशिया छोड़ना है, एक लाइन में 12 से 13 शब्दों को लिखना है, ठीक। दूसरा क्या कहता है कि समाचार जो कॉपी है उसमें जटिल शब्द उपयोग नहीं करने हैं, और जो बेसिकली लंबे अंक होते हैं उनको दिनांक, और जो दिनांक होते हैं उसे शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इन शब्दों को उपयोग नहीं करना चाहिए, वर्तनी पे ध्यान देना चाहिए, और चौथा है कि समाचार लेखन में जो आम बोलचाल की भाषा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया बच्चों कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट माध्यम की खूबी तथा खामियां लिखिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 3 जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रित माध्यम, ये ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। जो इंटरनेट माध्यम है ये कम पूछा गया, तो इसलिए ज्यादा चांसेस है इसके आने के। आइए ध्यान से समझिए इंटरनेट माध्यम की खूबियां। सबसे पहली इसकी खूबी ये है भाई कि दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यमों का इससे लाभ मिलता है। इवन दृश्य, प्रिंट एवं श्रव्य तीनों माध्यम का भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे हम न्यूज को सुनते हैं, गाने वगैरह सुन लेते हैं, तो ये तीनों तरीके के माध्यम का हमें लाभ दिलाता है, ठीक है। दूसरा, इंटरनेट के द्वारा जैसे ही हमने बटन दबाया सूचनाओं का विशाल भंडार हमारे सामने आ जाता है, ठीक है ना। विश्व भर में कहीं पर भी कोई भी घटना घट रही है तो इंटरनेट के माध्यम से उसे हम तुरंत अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे देख सकते हैं बटन दबाते ही, ठीक है। तीसरा, इंटरनेट जो है संवाद के आदान प्रदान व चैटिंग का एक ऐसा स्रोत है जिससे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन नेगेटिव प्रभाव यह है कि इसकी वजह से आतंकवाद को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक है। चौथा, इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी
सूचना को मनोरंजन के संबंध में, ज्ञान, निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचना को जान सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस को देख के, शायरी को पढ़ के, कॉमेडी जो बेसिकली पोस्ट होती है उसको पढ़ के ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्या है कि सबसे बड़ी तीव्र गति से पहुंचाना, यानी जो सबसे बड़ी खबरें होती हैं तीव्र गति से पहुंचाना, उनका संप्रेषण करना, उनका सत्यापन और बैकग्राउंड तुरंत करना, ये कौन करता है? ये करता है इंटरनेट, ठीक है ना। आज के टाइम पे आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया पे अगर एक उसका वीडियो जो है ना, अगर एक उसका वीडियो वायरल हुआ तो वो एक सोशल मीडिया के अलावा बाकी के सोशल मीडिया, मान लेते हैं कि इस एक सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ, अब ये बाकी के अदर जो सोशल मीडिया होंगे ना उस पे वो ऑटोमेटिक वायरल ही हो जाएगा। तो यही बात आती है कि यहाँ पर जो है कोई भी खबर जो है ना वो एकदम तुरंत यूं फैल जाती है, ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको समझ में आ गया इंटरनेट माध्यम की खूबियां क्या है, तो आप इसे जो है अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि 3 से 4 मेन पॉइंट आपको यहाँ से उठा लेने, ठीक है। अब बारी आती है इसकी खामियों की। तो सबसे पहले ये है कि वह इंटरनेट एक ऐसा साधन है जिसमें समय सीमा नहीं होती है, इसीलिए दूसरे दूसरे जो लोग होते हैं उनको कार्य को काटते हैं, यानी कि इंटरनेट जो है इसकी अपनी कोई समय सीमा नहीं, लोग इसे अपने अनुसार उपयोग करते हैं। तो इसीलिए जो लोग है इसका ज्यादा उपयोग करते रहते हैं और अन्य जो कार्य हैं उनको भूल जाते हैं, ठीक। दूसरा क्या है कि गरीबों तथा अनपढ़ों के लिए अनुपयोगी है। भाई क्यों? क्योंकि इसलिए जो गरीब है, जो अनपढ़ है, वो इंटरनेट कैसे चलाएंगे? उनके पास तो पहली बात, जो गरीब है उसके पास फोन नहीं होगा, और अमीर है भी तो वो अनपढ़ है तो वो कैसे उपयोग करेगा? तो इनके लिए क्या है, ये अनुपयोगी है, ठीक है ना। तीसरा, वर्तमान समय में जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की आदत लग गई है, जिसके बड़े बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज के टाइम पे जैसे ही आपने आपने फोन रखा, एक नोटिफिकेशन आया, दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है, ओ भाई साहब किसको नोटिफिकेशन आ गया यार, देखें देखें देखें। तो इसकी वजह से ना एक बहुत ही बुरी लत लगती जा रही है बच्चों को, है ना। चौथा, अब विभिन्न जनसंचार माध्यमों में ये जो इंटरनेट है ये आतंकवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, अश्लीलता, नग्नपन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, दुष्प्रचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, समाज में गंदगी को बहुत ज्यादा फैला रहा है, ठीक है ना। और पांचवा कि इंटरनेट को केवल एक औजार के रूप में ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोग अपने स्वार्थ को साध रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से भी आपको 3 से 4 पॉइंट निकाल लेने, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया इंटरनेट माध्यम की खूबियां, इंटरनेट माध्यम की कमियां। सबसे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि हिंदी में नेट पत्रकारिता के विकास तथा इसके रास्ते की समस्या का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में नेट पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ और इसके रास्ते की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हिंदी में जो नेट पत्रकारिता है ये वेब दुनिया के साथ में शुरू हुई, यानी कि जब से इंटरनेट आया है तब से हिंदी में नेट पत्रकारिता शुरू हो गई। कब से? वेब दुनिया के साथ। अब हुई कैसे? तो बेसिकली इंदौर के नई दुनिया समूह से ये प्रारंभ हुई और ये पोर्टल हिंदी का एक संपूर्ण पोर्टल बन गया, ठीक है ना। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर और राष्ट्रीय सहारा, ये कुछ ऐसे वेब संस्करण हैं जो कि हिंदी में नेट पत्रकारिता को और ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी में एक अखबार है जिसका नाम है प्रवाह साक्षी। तो प्रवाह साक्षी नाम से एक अखबार प्रारंभ हुआ था। ये अखबार वर्तमान समय में प्रिंट रूप में ना होकर केवल और केवल इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो याद रखो बच्चों, एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वो अखबार है जो प्रिंट रूप में नहीं है बल्कि केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, ठीक है। अब हिंदी वेब जगत में आज की अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चलती है, बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं ऐसी हैं जो केवल इंटरनेट पर ही आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी किस काल में है? एकदम जैसे जन्म लिया हो इस काल में, ठीक है। अब बारी आती है कि इसके रास्ते की समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे लिए हिंदी में नेट पत्रकारिता के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी का जो फॉन्ट है वो हमारे पास नहीं है, और साथ ही हमारे पास हिंदी का कोई एक ऐसा बोर्ड भी नहीं है जो इस समस्या को दूर कर सके। तो इसीलिए अगर हिंदी में नेट पत्रकारिता को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो हमें अपना हिंदी का फॉन्ट खुद बनाना होगा और अपनी हिंदी का एक बोर्ड भी बनाना पड़ेगा, तभी ये नेट पत्रकारिता आगे बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के
क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले 10 इयर्स के एग्जाम में ज्यादातर आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और मेनली वो क्वेश्चन थे जो ज्यादातर ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं, तो इसीलिए जो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको समझाए हैं उन क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कितने नंबर में आपको कैसे देखना है, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके बच्चों आप उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। और एक चीज आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो बातें, जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिए। अगर कुछ भी फ्री में डाउट रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और ये हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, ऐसे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और चैनल को तो खैर सब्सक्राइब कर ही लेंगे आप इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।